जून 2023 की उड़ीसा रेल दुर्घटना, फरवरी की तुर्की की भूकंप या कोविड-19 का हमारा कोविड-19 की त्रासदी हो। आपदा प्रबंधन की आवश्यकता सभी को है और आपदा प्रबंधन का क्या महत्व है, इसकी हमको सभी को जानकारी हो चुकी है, क्योंकि कारण स्पष्ट है। इसमें बड़ी संख्या में हुई मौतों का हम मैनेजमेंट नहीं कर पाए, शायद ये मौतें और भी कम हो सकती थी। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ आज श्रीमान अवधेश कुमार जी, आपका स्वागत है। आप जो है इन्वर्टिस विश्वविद्यालय बरेली में सहायक अध्यापक के रूप में कार्यरत हैं सिविल इंजीनियरिंग विभाग में। बहुत सारे शोध, बहुत सारा काम आपका डिजास्टर मैनेजमेंट यानी कि आपदा प्रबंधन पे हो चुका है। सादरी और इंडियन रेड क्रॉस के आप सदस्य हैं और कई सारे आपने रिसर्च पेपर आपके प्रकाशित हो चुके हैं, तो आपका मैं दोबारा से स्वागत करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सुजीत जी। और सर्वप्रथम तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने इतने अच्छे विषय को लिया और आज इस पर एक हम परिचर्चा कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं आपदा प्रबंधन को जो हम देखते हैं तो इस पर बातें काफी सारी होती हैं, लेकिन हम एक्शनेबल इसको कैसे बना सकें, कैसे इसे आम आदमी के लिए हम लोग ला सकें, आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। हमारा वही रहेगा कि हम जो है बड़े बड़े भारी भरकम परिष्कृत शब्दों को इस्तेमाल ना करते हुए एक सामान्य जन इससे कैसे रिलेट कर सकता है, इसके बारे में हम आपसे बात करेंगे और कैसे इससे रिलेट कर सकते हैं, इसके बारे में हम आपसे, हमारा मुख्य बात यही है। तो सबसे पहले कम शब्दों में और आसान शब्दों में आपदा प्रबंधन यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट होता क्या है, इसके बारे में आप हमें कम शब्दों में हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, आपदा प्रबंधन के बारे में कई सारे हमारी परिभाषाएं मौजूद हैं, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दोनों स्तर पे। लेकिन अगर हम साधारण भाषा में समझे तो किसी भी प्रकार की ऐसी विपत्ति या किसी प्राकृतिक कारण से या किसी भी मानव जनित कारण से यदि होती है और वहां का समाज या वहां के लोग, वहां के जो रहने वाले हैं और जो वहां का एडमिनिस्ट्रेशन है, वो अपने लोकल जितने भी अवेलेबल संसाधन है उससे उसको कोप अप नहीं कर पाते हैं और बाहर की सहायता की आवश्यकता पड़ जाए, तो ऐसी स्थितियों को हम आपदा कहते हैं, जिनका प्रबंधन नितांत आवश्यक होता है। क्योंकि आपदा प्रबंधन के अंदर न सिर्फ सामान, जान का, माल का जो नुकसान होता है, बहुमूल्य संपत्ति नष्ट होती है, वरन बहुत सारी जानें भी जिनको हम लौटा नहीं सकते जाने के बाद, उनका भी हमको नुकसान उठाना पड़ता है। और इसी वजह से हमारा आपदा प्रबंधन क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जो प्रत्येक व्यक्ति से जुड़ता है। मतलब आपदा प्रबंधन के रूप में आप ये कहना चाहते हैं कि बहुत सारी चीजें जो कि अब वापस नहीं लाई जा सकती, लगभग बहुत सारी चीजें, जैसे कि इसमें किसी जान दो रहती है, चाहे वो पशु पक्षी हो या मानव हो या उनके द्वारा बनाई हुई कोई भी संपत्ति या उस तरह के जो चीजें हैं जो कि शायद उनका उस रूप में वापसी लगभग नामुमकिन हो जाती है, वो होता है। बिल्कुल, ये मैं बिल्कुल यही कहना चाह रहा था और इसके एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूँ जी। और मैं छोटा उदाहरण इसलिए प्रस्तुत कर रहा हूँ जिससे कि हम सभी समझ सकें कि ऐसा क्या है। यानी एक शहर या एक गांव जितनी उन्नति करता है 10 साल में, 20 साल में, 50 साल में, 200 साल में जी, और एक आपदा अगर आ जाती है तो वो सारी उन्नति नष्ट हो जाती है और हम उतने साल पीछे चले जाते हैं। यानी हम कुछ भी डेवलपमेंट कर लें, यदि आपदा उस क्षेत्र को प्रभावित करती है तो हम कहीं ना कहीं बहुत बड़ी अपनी जो उन्नति हमने कई वर्षों में अर्जित की होती है वो कुछ ही क्षणों में हमारी समाप्त हो जाती है। तो ये एक बड़ा चिंता का विषय है। आपदा प्रबंधन हमने समझ लिया क्या होता है, लेकिन आपदा प्रबंधन आज के में आवश्यक क्यों है, क्यों जरूरी है? क्या इसकी जरूरत प्राचीन काल से थी या आने अभी पिछले कुछ सालों वर्षों में या कुछ शतकों में ही इसकी आवश्यकता ज्यादा हमें दिखाई देने लगती है? क्या आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? जी, ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया और मैं इसे अच्छा इसलिए कहूंगा क्योंकि जब हम कभी इसका नाम सुनते हैं जिसको हम बोलते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट जी, तो एक आम व्यक्ति की नजर में ऐसा लगता है कि एक पता नहीं क्या है डिजास्टर मैनेजमेंट या आपदा प्रबंधन, एक ऐसा भारी भरकम शब्द सा आ गया है जी, जी, कि ये क्या बताना चाह रहे हैं, क्या है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
आप अगर भारत की भौगोलिक स्थिति को देखें या हमारी पृथ्वी को देखें तो हम आपदाओं के साथ ही पले बड़े हैं और हमारा जो विकास हुआ है वो आपदाओं के साथ में ही हुआ है। आपदा कुछ नहीं है, जो हमारी प्रकृति में परिवर्तन होते हैं, यदि उसके बीच में मनुष्य आ जाते हैं, मनुष्य द्वारा बनाई हुई कुछ संरचनाएं आ जाती हैं और वो उनसे प्रभावित होने लगती है, तो वो आपदा के रूप में कही जाने लगती है वहां पर प्रभावित होने वाले लोगों के द्वारा। जैसे कि बिजली की गिरना एक साधारण प्रक्रिया है और केवल पृथ्वी नहीं, कई सारे हमारे जो सौर मंडल के प्लैनेट्स हैं जिसके अंदर बिजली गिरती है जी। और यदि कोई उसकी चपेट में आ जाता है तब हम कहते हैं कि बिजली गिरने से उसका जो जान और माल का नुकसान हुआ, यह एक आपदा बन गई। हमारा जो पानी है, आप जानते हैं धरती पर प्रचुर मात्रा में पानी है और ये ब्लू प्लैनेट या फिर जो हम नीला ग्रह जिसको कहते हैं ना, इसीलिए कहलाते हैं। लेकिन जब ये अनियंत्रित हो जाता है सुनामी के रूप में, फ्लैश फ्लड के रूप में, आजकल आप देख रहे हैं कि बरसात का मौसम है और सड़कें पानी से पट जाती हैं और उसमें जब हम चलते हैं तो हमको कहना पड़ता है कि हम एक ऐसी स्थिति का सामना करते हैं जिसके अंदर बड़ी दुर्घटनाएं भी हमारे सामने आते हैं। हमारा केवल जान का नुकसान इसमें नहीं जुड़ा है, कई बार हमारी इकोनॉमिक जिसको हम लोग कहते हैं एक्टिविटीज भी इसमें थम जाती है, रेल और रेल मार्ग थम जाते हैं। यहाँ तक कि अगर आपको उदाहरण याद हो मुंबई का, तो इतनी बरसात होती है कि वहां पर एयरपोर्ट तक जो है वो बंद करने पड़ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारा जो आर्थिक नुकसान होता है इसका प्रभाव भी हमारे समाज पर पड़ता है और ये वजह है कि आज आपदा प्रबंधन को न सिर्फ जानना जरूरी हो गया है, बल्कि हमको थोड़ा सा और आगे बढ़कर इसको समाज के प्रत्येक नागरिक को ये बताना जरूरी हो गया कि वो कैसे करेंगे, यानी एक्शनेबल इम्प्लीमेंटेशन आपदा प्रबंधन की, अप्लाइड आपदा प्रबंधन की आज जरूरत बहुत। मेरा अगला सवाल बिल्कुल इसी से रिलेट करता हुआ है जी। जैसे आपने कहा कि प्रैक्टिकल, यानी कि क्या व्यवहारिक रूप से हमें क्या आपदा प्रबंधन के कोर्सेज को पढ़ना पड़ेगा? ये संभव नहीं है कि हर व्यक्ति जो है कि आपदा प्रबंधन के डिप्लोमा या डिग्री को लिए। तो आप जैसे जो जिनको आपदा प्रबंधन में विशेष योग्यता हासिल है, तो वो हम चाहेंगे कि सामान्य व्यक्ति जो है उसको कैसे अपने से रिलेट करें, कि क्या वो चीजें अपनाएं जिससे कि बहुत हद तक जो आपदा जो आने वाली घटनाएं हैं, जो आने वाली जो घटनाएं को जिनको टाला जा सकता है, वो उससे रिलेट कर सके। ऐसी क्या चीजें, क्या मेजर्स वो ले सकता है जिससे कि आप वो व्यवहारिक उसमें उसको मिले? देखिए, अभी ये आपका जो प्रश्न है ये कि हमको आपदा प्रबंधन के कोर्सेज पढ़ने पड़ेंगे या हमको बड़ी बड़ी डिग्रियां करनी पड़ेगी। हम समझते हैं कि यदि एक हम आम व्यक्ति की बात करें तो वह संभवतः कि वह इन सब कोर्सेज को, इन सब डिग्रीज को ना कर पाए, ये एक व्यवहारिक सत्य है। और हमको उससे जगह हमारे यहाँ पर इससे ये नहीं हो जाता है कि कोई अगर व्यक्ति ने डिग्री नहीं की तो वो आपदा प्रबंधन। मैंने आपसे ह्यूमन में पूछा कि मैंने इसलिए पूछा क्योंकि आपने ऑलरेडी इस कोर्स को किया हुआ है, तो जरूरी नहीं कि हर कोई करे। कहने का मतलब कि आप जैसे लोगों के ज्ञान के थ्रू या कैसे जो प्रैक्टिकल सामान्य रोजमर्रा के जीवन में कैसे उसको इम्प्लीमेंट करें। जी हाँ, जो रोजमर्रा हम हमेशा, आपको जान के ये बड़ी खुशी होगी कि हम में से हर एक व्यक्ति रिस्क कैलकुलेट करता है। रिस्क का मतलब, जैसे आपदा कुछ नहीं होती है कि अगर केले का एक छिलका पड़ा हुआ है मान लीजिए, तो जब तक उस पर फिसल के कोई गिर नहीं रहा है तब उस पड़े हुए केले से किसी को नुकसान नहीं। वो एक हैजार्ड कहलाएगा कि यहाँ पर पड़ा हुआ है, अगर उसको हटा देंगे तो कोई फिसलेगा नहीं। तो बात इतनी सी है। लेकिन यदि ऐसे केले के छिलके पड़े रहे और बढ़ते रहे तो निसंदेह कोई ना कोई उस पर फिसलेगा और एक दुर्घटना घटित होगी। तो हमारे समाज में हमको ये सीखना है कि कैसे हम इस प्रकार के अलग अलग समाज के क्षेत्रों में पड़े हुए केले के छिलके, मैं एक उदाहरण के तौर पे केले के छिलके की बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं वास्तव में हमारे जो जोखिम है, रिस्क है, इनको घटाने की, इनको रिड्यूस करने की बात कर रहा हूँ। और हम में से प्रत्येक व्यक्ति ये करता है। यदि आप देखें तो हम जब साइकिल भी चलाते हैं तो हम ऐसे मार्ग को देखते हैं कि कहीं से इधर रोड से लोग नहीं आ रहे, हमारे साथ कोई बच्चा चल रहा होता है तो हम कह देते हैं कि आप एक काम करो कि आप इधर चलो और सड़क की साइड में उसे नहीं रखते हैं। तो ये हमने रिस्क कैलकुलेट करें कि बच्चा अगर इधर चलेगा तो
हो सकता है कि उसकी दुर्घटना हो जाए। हमने रिस्क कैलकुलेट किया और बच्चे को हमने सड़क के जो गाड़ियां हैं उसकी चपेट से इधर कर दिया, तो ये हमने रिस्क रिड्यूस कर दिया। बिल्कुल। यहाँ कोई गारंटी नहीं है कि वो दुर्घटना नहीं होगी, लेकिन हम अपनी तरफ से जितना रिस्क रिड्यूस कर सकते हैं हम अपने समाज में उतना कर सकते हैं। बिल्कुल। इसके अलावा आपदा प्रबंधन क्षेत्र के अंदर एक सबसे अच्छी बात यह है कि यह एक ऐसी कला है कि ये एक ऐसी हम कह सकते हैं कि विद्या है जिसके द्वारा सबसे बहुमूल्य जो ईश्वर का वरदान है, जिसको हम जीवन कहते हैं, उसको बचाया जा सकता है। अगर किसी का जीवन हम बचा सकते हैं तो मुझे लगता है इससे बड़ी बात हो नहीं सकती है, क्योंकि आप उसका जीवन नहीं बचा रहे हैं। जितने भी हमारे लोग नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है और भी कई सारे लोग हैं, हमारे स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स होती है, सरकार के द्वारा बनाई हुई कई सारी ऐसी विशेषज्ञ लोग हैं जो ये काम करते हैं, तो समझ लीजिए वो जिसका जान बचाते हैं तो समझ लीजिए उसकी पीढ़ियों तक उसका असर जाता है, उसका परिवार बनता है। यदि वह व्यक्ति तो कैसे, वो वही पूछ रहा हूँ, कैसे इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, या रोजमर्रा में क्या इसको कैसे इसको जी अपना रोजमर्रा में सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपको मैं बताता हूँ कि सुरक्षा और सेफ्टी के विषय में एक बहुत ही साधारण एग्जाम्पल है। हम सभी कोई ना कोई जो हम कहते हैं कि बाइक या किसी तरीके का वाहन हम प्रयोग करते हैं आने जाने के लिए, तो जैसे रोजमर्रा के जीवन में हम लोगों में से अधिकतर लोगों से कहा जाता है कि हेलमेट पहन के चलो जी, तो ये हमारा उत्तरदायित्व है कि हम ऐसा करें। इससे हमारा रिस्क रिड्यूस हो रहा है कि कल को अगर कोई दुर्घटना होती है तो वो हेलमेट आपको बचाता है। ठीक है। घरों के अंदर आपके जो सिलेंडर रखे हुए हैं, देखा जाए तो वो एक तरीके का बम हम सभी के घर में रखा हुआ है। जी। तो रिस्क रिड्यूस करने का एक, और आपदाओं से बचने, दुर्घटनाओं से बचने का या इस तरीके की विषम स्थिति से बचने का एक बहुत छोटा तरीका है कि आप रख रखाव करें घरों में, इलेक्ट्रिसिटी वायरिंग्स का। हमारे जो गृहिणियां हैं उनको ये पता हो कि आपदा के अगर किसी तरीके का, इस तरीका का मान लीजिए आग लग जाती है घरों के अंदर, तो किस तरीके से हम उनको उसका शमन कर सकते हैं। ये अगर हम जानकारी अपने घरों में, अपने समुदायों में बांटें तो कितना अच्छा हो कि हमको आपदा प्रबंधन करने के लिए घर में ही लोग मिल जाएंगे। और इसको हम लोगों ने बाकायदा आपदा प्रबंधन के अंदर एक सिस्टमेटिक रूप में फैमिली डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बनाने की भी बात की है। जैसे कि आपने बताया हेलमेट का इस्तेमाल कर सकते जी, हैं, या सिलेंडर से कैसे इसका सही तरह से जी, उपयोग किया जाए, ये कर सकते हैं। ये कुछ उदाहरण ये कुछ उदाहरण, ठीक है। तो अभी क्या है कि हम कौन कौन से इसमें प्रैक्टिकल, जैसे 5-6 पॉइंट्स कौन कौन से ऐसे हो सकते हैं जो कि जैसे हेलमेट का उपयोग लगभग 2 व्हीलर चलाने वाला, या अपनी सरकार भी बहुत इस पर ध्यान देती है कि कई बार पुलिस वाले भी पकड़ते हैं तो कहते हैं कि भाई ये हम आपका चालान जो कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि आपका हम कोई फाइनेंशियली को आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। मतलब क्या अगली बार आपको सीख मिले कि आप हेलमेट लगा के चलें। जैसे अभी लोग रोड पे चलते हैं तो अपना कार से चल रहे हैं तो अपने सीट बेल्ट लगा के चलें। तो ये सब कुछ चीजें हैं जो कि आपके प्रैक्टिकल लाइफ से, ये आपने बहुत सुंदर बात कही। और आप समझिए कि यहाँ से एक बात और निकल के आती है कि आपकी कार जो है जी, वो 8 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख से लेकर करोड़ों तक की हो सकती है। जी जी। तो बात आती है सुरक्षा की, तो सुरक्षा उतनी महंगी नहीं होती है, उसको हम लागू कर सकते हैं। कार की सीट बेल्ट की कीमत 8 या 10 लाख नहीं होती, कार की होती है। यदि आप कार खरीद सकते हैं तो सीट बेल्ट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, इसमें कुछ नहीं। ये व्यवहार में बदलाव है। और ऐसे ही अगर आप एक बाइक ले सकते हैं, बड़ी आजकल रेसिंग बाइक का जमाना है, आजकल युवा जो हमारी पीढ़ी है उसको हेलमेट लगाने की आदत डालनी पड़ेगी कि केवल कैंट क्षेत्र में हेलमेट ना पहने। जो हमारे ट्रैफिक से जुड़े हुए पुलिस में लोग हैं वो उन्हें इसलिए नहीं रोकते हैं कि उनका कुछ खुद का फायदा है। वो अगर दुर्घटना में अगर हेलमेट आपको बचा सकता है तो कितनी अच्छी बात कह रहे हैं, उसको माना जाना चाहिए। और इसी प्रकार से जो सुरक्षा है वो सस्ती, मुझे लगता है कि आपदा प्रबंधन इमोशनली भी जुड़ा हुआ है। कारण क्या है कि बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है, क्योंकि रास्ते में लिखा रहता है, कई बार देखते हैं कि कृपया गाड़ी धीरे चलाइए, घर पे आपका कोई इंतजार कर रहा है। बहुत ही सही बात कही आपने। तो मुझे ऐसा लगता है इमोशनली भी जुड़ा हुआ है। अब अगले सवाल पर मैं आता हूँ। क्या जैसे अभी हमने बात की कि हेलमेट लगाना चाहिए या घर में जो है सिलेंडर का इस्तेमाल, इस तरह की चीजें, तो क्या ये सारी मैनमेड है? क्या ये आपदा प्रबंधन कितने प्रकार का होता है
और क्या इसमें प्रकृति के जब भी आपदा प्रबंधन की बात आती तो हम जैसे जो हमें सामान्य जानकारी जितनी हमें है तो उसमें ऐसा लगता है कहीं कोई चक्रवात आ गया या कहीं कोई बाढ़ आ गई तो केवल उतना तक ही सीमित लगता है, तो क्या वास्तव में उतना ही सीमित है या इसका विस्तार कहाँ तक है? देखिए, अगर आप हमने क्योंकि शुरू में कार्यक्रम में कहा था कि हम इसको बहुत ही साधारण भाषा में जी, इसको जी। करेंगे, लेकिन फिर भी कुछ चीजें हैं जिनको जान लेना बहुत आवश्यक है। जी 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 अगर हम देखें तो मैं समझता हूं कि एक आम व्यक्ति के नजर में जो आपदा प्रबंधन में इसका जो वर्गीकरण है वो है प्राकृतिक आपदाएं और हमारी जो है मानव जनित आपदाएं। जी जी जैसा कि नाम से ही इसके बारे में जाना जा सकता है कि प्रकृति की जो हमारी घटनाएं हैं उनकी वजह से अगर कोई किसी को नुकसान पहुंचता तो उसमें हम उनको प्राकृतिक आपदाओं में रखते हैं। और अगर मानवीय भूल की वजह से भी कई सारी आपदाएं होती हैं, जैसे भोपाल गैस केस आपका एक एग्जाम्पल है ना, और आप समझते हैं कई सारी दुर्घटनाएं होती हैं तो वो मानव जनित भी हो सकती हैं, मानवीय भूलों की वजह से हो सकती हैं। तो ये जो अभी आपने ये जो क्लासिफिकेशन देखा, ये कुछ बड़ा एक टर्म है जिसको हम कह सकते हैं कि इस तरीके से आपदा प्रबंधन को समझ सकते हैं। लेकिन साथ में मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा कि आज की जो नवीन आपदा प्रबंधन का जो थिंकर्स हैं, थिंकिंग है और हमारे जो विशेषज्ञ हैं उनके हिसाब से ये कहना है कि कोई भी आपदा प्राकृतिक नहीं होती है, सभी आपदाएं मानवीय हैं। और इसके विषय में तर्क ये है कि आप समझिए कि अभी जैसे आपने टर्की के एक भूकंप की बात उठाई कि अगर यदि कोई भूकंप आता है और ऐसी जगह पर आता है जहां पर कोई रहता नहीं है, तो ऐसी जगह पर भूकंप आने से किसी की भी जान नहीं जाएगी, किसी भी तरीके का नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर वो ऐसी जगह पर आता है जहां पर बड़ी सघन आबादी है, तो छोटे मैग्नीट्यूड का अर्थ जिसको आप रिक्टर पैमाना बोलते भी हैं कि रिक्टर पैमाने पर इतने भूकंप की वजह से इतने लोग जाएंगे, तो वही भूकंप उतनी इंटेंसिटी का बहुत अधिक नुकसान भी कर सकता है। जी। तो हमको हमारी जो प्लानिंग है उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो ये जो बड़े टर्म में आप अभी कह रहे थे कि कैसे इसको समझा जा सकता, तो ये एक क्लासिफिकेशन, मतलब दो तरह का क्लासिफिकेशन यानी हमें कि समझ में आया। जी हाँ, दो तरीके की क्लासिफिकेशन है। लेकिन आपदाएं अगर आप ऐसी जगह पर ना बनाएं, जैसे आपने देखा होगा आजकल टूरिज्म के सेक्टर के अंदर कि कई सारे ऐसी जगहें हैं जहां पर बड़ी सेंसिटिव, खासतौर से भारतीय हिमालय क्षेत्र, इसके अंदर कई तीर्थ स्थल हैं। जी। केदारनाथ आपने अभी सुना होगा। इसमें अनावश्यक जो हमारा मानवीय अतिक्रमण है, या हमारे यहाँ कहते थे कि ऐसे तीर्थ स्थलों पे लोग तब जाते हैं जब बड़ा एक मुक्ति के भाव से जाते थे, लेकिन ये टूरिज्म स्पॉट ना समझे, है ना। अगर ये जाएंगे तो उसमें बड़ी बड़ी गाड़ियां जाएंगी। पहाड़ों का जो फ्रेजाइलनेस है, जो उनका नेचर है, वो इतनी इस तरीके के सिस्टम को सहने के लिए नहीं बना है। तो यदि आप प्रकृति का अतिक्रमण करेंगे तो आपदाओं में वृद्धि तो स्वाभाविक है। तो इस तरीके से इसका जवाब, मतलब कहने का मतलब जो मुझे इधर समझ में आया कि जैसे पर्यावरण की बात करें तो पर्यावरण में एक लंबे समय से वनों का कटान हो रहा है, उसके दुष्परिणाम भी पूरे वर्ल्ड वाइड ही दिखाई दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ जो आज जो परेशानियां जैसे कोविड-19 के रूप में लोगों ने कहा कि ये आया, या जो भी आजकल जो भी पर्यावरण संबंधित जो भी परेशानियां लोगों को सामान्य रूप से देखने को मिले, दूषित हवा, दूषित पानी, तो इसका मतलब ये भी एक तरह की कैलेमिटी है कि ये भी एक तरह का आपदा प्रबंधन के ही में आता है या नहीं आता है? ये बिल्कुल उसका भाग है। और आपने बहुत अच्छा एक सवाल उठाया, मैं इसमें कुछ और जोड़ देता हूँ। दो चीजें तो तीन चीजें तो आपने ही बता दी कि एक तो डिफॉरेस्टेशन यानी जो जंगलों का कटान हो रहा है, ये एक तराजू की तरह है। यदि आप प्रकृति से छेड़छाड़ करेंगे, हम लोग क्या है, हम लोग प्रकृति से ही निकले हैं सभी लोग, जितने भी यहाँ पर जीवन की जितने भी हमारी फॉर्म्स हैं जी, केवल इंसान नहीं, होमो सैपियंस की बात नहीं हो रही यहाँ पे जी। लेकिन यदि प्रकृति को बैलेंस को बिगाड़ा जाएगा तो आप समझिए कि कहीं ना कहीं वो आपदाओं का एक बड़ा कारण बनेगा। और इसको हम लोग जलवायु परिवर्तन के टर्म में तकनीकी भाषा में समझते हैं। जलवायु परिवर्तन क्यों हो रहा है? क्योंकि हम अनियंत्रित तरीके से अपना विकास कर रहे हैं बिना ये समझे कि इसका पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आप देख रहे हैं जंगल कट रहे हैं और कंक्रीट के जंगल उनकी जगह बनते जा रहे हैं। और जंगलों का एक सीधा जो रिश्ता होता है, जो कनेक्शन है, वो हमारे बरसात से
बरसात का कनेक्शन आपका वहाँ की हरियाली से, हरियाली का कनेक्शन वहाँ के वन्य जीवों से है, वहाँ की जैव विविधता से है। और अगर एक भी चीज प्रभावित होगी तो इन सब में हमारे जो भी कंपोनेंट है सभी जो है प्रभावित होंगे। आपको पता है कि जो हमारे जीवन है उसका एक बड़ा सिद्धांत है जिसको हम बायोस्फीयर कहते हैं जी। तो वो 3 कंपोनेंट हमारे उसमें होते हैं। एक लिथोस्फीयर यानी जमीन का हिस्सा, एक हमारा जो है एटमॉस्फेयर यानी हवा का जो कंपोनेंट, और एक है हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर यानी कि जो पानी का, जो हमारे प्लेनेट पे बड़ा यूनिक गिफ्ट है हमारे प्लेनेट का। तो ये तीनों मिलाकर के जो हमारा एक बायोस्फीयर बनाते हैं। अगर यदि आप वाटर पोल्यूशन की बात करेंगे तो बायोस्फीयर मतलब जिसमें जीव जंतु हाँ, रहते हैं, जो हमारा जीव मंडल है। अब यदि आप हाइड्रोस्फीयर यानी पानी को डिस्टर्ब करेंगे, वाटर पोल्यूशन, तो क्या होगा कि आप सीधे सीधे बायोस्फीयर को ही डिस्टर्ब कर रहे हैं। यदि आप मृदा यानी मिट्टी का पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन जिसको कहते हैं, उसको अगर करेंगे तो आप लिथोस्फीयर के साथ में छेड़छाड़ कर रहे हैं। इसके अलावा आपका जो एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है कि एटमॉस्फेयर, वायु प्रदूषण तो बड़ा ही सुना हुआ नाम है। आपने देखा होगा एयर क्वालिटी इंडेक्स वगैरह मेजर होती रहती है और बड़े बड़े वैज्ञानिक लगते रहते हैं कि इस शहर की जो हवा जो है बड़ी खराब हो गई। तो ये सारे कारण हैं और इस तरह सीधे सीधे आप पृथ्वी पर जो जीवन की सभी लाइफ फॉर्म्स हैं उनको प्रभावित कर रहे हैं और सभी पर आपदा का ये इन्विटेशन कार्ड बांटने के बराबर है। एक ह्यूमर में एक बात और कहना चाहूंगा जी। एक हम सब ने फिल्म देखी शोले, जी जी। उसमें जो है वीरू जी जो होते हैं वो टंकी पे चढ़ जाते हैं और अपनी प्रेमिका से ऊपर चढ़ के मौसी से कहते हैं कि मौसी जी अगर आपने मेरी शादी जो है बसंती से नहीं कराई तो इस गांव में तमाम तरह के भूकंप आएंगे और यहाँ विभिन्न प्रकार की बीमारियां होंगी। इस तरह की उन्होंने भाषा का इस्तेमाल किया। तो एज ए साइंटिस्ट या एज ए साइंटिफिक पर्सन आप क्या सोचते हैं, क्या ये चीजें वास्तव में जैसे हमारे पुराणों में भी और पिछली जो हमारे जो ग्रंथ हैं उनमें भी ऐसा कहा गया है कि जब जब आप अतिक्रमण करेंगे प्रकृति का तो बहुत सारी चीजें जो हैं मानव को झेलनी पड़ेंगी। और बल्कि हमारे तो ऐसा भी कहा गया है कि जितने पेड़ आप लगाएंगे तो उसका पुण्य जो है आपकी आने वाली संतानों, आपकी आने वाली पीढ़ी को मिलेगा, क्योंकि ये एक सत्कर्म है। इसी तरह से जो कई सारे कर्म जाने अनजाने हम लोग कर रहे हैं, हमसे मतलब हमारी पीढ़ी आज का जो मानव है वो कर रहा है। तो क्या ऐसा आपको लगता है कि जो आपदा प्रबंधन जो हम कर रहे हैं या इसके दुष्परिणाम जो है हमारी पीढ़ियों को या हमें इसी जीवन में मिलता है, क्या ऐसा कुछ होता है? देखिए, ये बड़ा ह्यूमर के साथ इंटरेस्टिंग सवाल भी है और इसमें आपको मैं 2 तरीके से इसका जवाब 2 फेस में देता हूँ। पहली चीज तो देखिए, हमारे जो भारत है इसका अपना ट्रेडिशनल नॉलेज भी है जी। हमारा एक इतिहास जो है बहुत पुराना है और आपदाओं के साथ में भारत का जो संबंध है वो ऐसा नहीं है कि कोई नया है। और हमारे पुरखे बहुत अच्छे से ये जानते थे कि कैसे इन आपदाओं के साथ में हम विकास कर सकते हैं। एडाप्टेशन हमारे पास था। तो जो इसमें कि आपने सत्कर्मों वाली एक बात कही कि हम अच्छे काम करेंगे तो हमको पुण्य मिलेगा। जी हाँ, तो वो अडॉप्ट कर सकते हैं क्योंकि हमारे जो हमारी संस्कृति है वो ये सिखाती है कि अगर आप पेड़ लगाते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ पर पेड़ में मैं एक बार पढ़ रहा था, बता रहे थे कि ये कई पुत्रों के बराबर होता है। तो ये एक अच्छी चीज है। यदि आप लगा रहे हैं तो वो आपको फल दे रहा है। फल का मतलब लिटरली फल दे रहा है, जिसको हम कह रहे हैं फल देना, फल भी दे रहा है, छाया दे रहा है। पुराने समय आपने देखा होगा कि बड़े अच्छे जो राजा होते थे, जिनको हम परोपकारी राजा कहते थे, वो कुएं खुदवाते थे, सड़कों के किनारे वृक्ष लगवाते थे। तो ये अच्छे काम बिल्कुल हैं, इनको किया जाना चाहिए। यदि ये अच्छे काम हो रहे होते तो आज हमारे पास ये फॉरेस्ट कवर कम होने की समस्या नहीं आती। एक एस्पेक्ट हो गया। दूसरा, जो आपने बात की कि ये क्या, जैसे वीरू ने कहा कि अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो ये क्या तुम्हारे ऊपर कोप टूट पड़ेगा। ऐसा बहुत बार कहा जाता है कि ये तो ऊपर वाले ने कर दिया। जी जी, है ना, कि कोई भूकंप आ गया तो ये अक्सर लोगों का कहना होता है कि ये तो ईश्वर नाराज है इसलिए ऐसा हो गया, भगवान नाराज है ऐसा हो गया। बिजली गिर गई तो कहने लगते हैं कि हाँ वो ऊपर वाले का प्रकोप गिरा इसलिए। और हमारे यहाँ बाकायदा इस पर कई सारी कथाएं भी हैं, है ना, जिसमें प्रकृति का कोप माना जाता है।
लेकिन एक बात और भी है कि ईश्वर ने जिन्होंने सृष्टि को बनाया है वो अपने बच्चों से प्यार करते हैं, वो उनको नष्ट नहीं करना चाहते। वो नहीं चाहते कि किसी वजह से मैं ऐसा कुछ इन सभी को मैंने बनाया, इन सभी को मैंने इस धरती पर ऐसे संसाधन दिए कि ये जीवन को आनंद ले और वो किसी को समाप्त करने की, किसी से पर्सनल दुश्मनी, जैसे टर्की के अंदर या किसी और जगह पर जितने लोगों की जान गई, तो वो सभी ऐसा नहीं कि लोग कोई ये लोगों के साथ में है कि बुरे लोगों का ऐसा हुआ या अच्छे लोगों का हुआ। ईश्वर की दृष्टि में सभी कुछ नहीं। हाँ, जो गलतियां हमसे होती है उन्हें जरूर हम ईश्वर को के ऊपर लाद देते हैं। यदि कोई पुल टूट रहा है तो उसके रखरखाव में जो व्यक्ति जिम्मेदार है तो उसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। वहां ये नहीं कह सकते कि एक्ट ऑफ गॉड है। यदि किसी प्रकार का घर गिर रहा है और आपने खुद भूकंप रोधी निर्माण को नहीं अपनाया है तो यह आपकी गलती है, या जो व्यक्ति आपका घर बना के आपको दे रहा है उसकी गलती है। ये ईश्वर की गलती नहीं कह सकते आप। तो हमारे जो लोग थे, आपके गांव में बहुत समय नहीं हुआ है, आप देखिए कोई ना कोई किसी न किसी का रिश्तेदार गांव में मिल जाएगा, तो वो झोपड़ियों में रहते हैं, भूकंप आता है, आप बताइए एक झोपड़ी को कितना नुकसान होता है और एक जो हमारी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है उसको क्या नुकसान होता है। तो नुकसान के लेवल में अंतर हो जाता है। नॉर्थ ईस्ट के अंदर हमारे यहाँ पर इंडिजीनियस प्रैक्टिस और हमारे कई सारी जो कम्युनिटी जिसको समुदाय कहते हैं वो अपने नॉलेज के हिसाब से घर बनाते हैं, जो कि वहां के आपदाओं के हिसाब से अनुकूल है। बांस के घर बने हैं, अगर बांस गिर भी रहा है तो इतना चोट नहीं लग रही है। आप कंक्रीट का महल बना देंगे, वो आपके ऊपर गिरेगा, तो ये ईश्वर की गलती नहीं है, मेरा ये मानना है। बिल्कुल। देखिए आजकल इन्वायरमेंट क्या आपदा प्रबंधन जिसके बारे में आपने बहुत सारी बातें बताई, तो मेरा इन्वायरमेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन ये था, क्या पर्यावरण, जैसा आपने बताया कि आप पेड़ काटोगे ऐसी ऐसी दिक्कतें आएंगी, आप जो है खेती में ठीक से मेजर्स नहीं लोगे, ज्यादा उसमें आप रसायन का इस्तेमाल करेंगे तो जमीन बंजर होगी, जो और भी कई सारे इन्वायरमेंट एस्पेक्ट हो सकते हैं, तो वो हम नहीं अपनाएंगे तो उसका दुष्परिणाम हमें या हमारी आने वाली पीढ़ियों को डेफिनेटली होगा। तो क्या ये दोनों सब्जेक्ट है, डिजास्टर मैनेजमेंट यानी कि आपदा प्रबंधन और पर्यावरण विज्ञान इन्वायरमेंटल साइंस, क्या को रिलेट करते हैं, आपस में कोई संबंध भी है इनका? हाँ, इस प्रश्न का उत्तर मैंने पिछले आपके एक प्रश्न में भी दिया था कि ये दोनों बिल्कुल इंटर रिलेटेड है। देखिए, इन्वायरमेंट जिसको आप कह रहे हैं वो असल में प्रकृति है ना, कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़। इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण के साथ छेड़छाड़, क्या प्रकृति के साथ छेड़छाड़। यदि आप प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करेंगे, आप एक पहाड़ पर जाकर एक बहुत जो जिसको अतिक्रमण कहते हैं वो कर देंगे, तो आप उसका रिजल्ट क्या एक्सपेक्ट करते हैं बताइए? क्या वहां पर वो पत्थर उतने वजन को सहने के लिए हैं? नहीं। तो क्या होगा? हम लैंडस्लाइड जैसी आपदाएं देखेंगे। जब आप तालाबों को पाटेंगे, जैसे हमने अभी बताया, तो क्या आपके यहाँ बाढ़ नहीं आएगी? तो जवाब है बिल्कुल आएगी। तो आप क्या कर रहे हैं? छेड़छाड़ कर रहे हैं। जब पोल्यूशन बढ़ता रहेगा तो आपको पता है सांस लेने में समस्या होगी। इसके लिए कोई गणित नहीं चाहिए। प्रकृति के साथ छेड़छाड़ का सीधा संबंध आपदाओं के साथ होता है और इसको प्रमाणित करने के लिए कई सारी वैज्ञानिक जो हमारे अध्ययन है वो भी हो चुके हैं। और हमारे जो यूनाइटेड नेशन जिसको कहते हैं संयुक्त राष्ट्र, इसके अंदर भी हमारा यूनाइटेड नेशन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन और क्लाइमेट जो हम COP आपने बहुत सुना होगा, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जिसके अंदर हमारी चर्चा होती है। तो अभी बताया जा रहा है कि दुनिया का तापमान मानवीय जो अनियंत्रित विकास है उसकी वजह से लगातार बढ़ रहा है। आपने ये बहुत चर्चा सुनी होगी, ग्लोबल वार्मिंग, ग्लेशियर पिघलना। आप समझिए इंटर रिलेशन का क्या मतलब होता है कि जब तापमान बढ़ेगा, ग्लेशियर्स पिघलेंगे, तो वो पानी कहाँ जाएगा? समुद्रों में। कोस्टल रीजन की बात करें तो भारत की ही 7,516 किलोमीटर की जो कोस्टल बाउंड्री है, इस पर ये जब जल स्तर बढ़ेगा तो कोस्टल बाउंड्री तो डूबेगी। जी। तो वहां के लोगों को के ऊपर तो वो डिजास्टर है ना, तो वो मूव करेंगे, माइग्रेशन इश्यूज आएंगे आपके पास में। इसके अलावा लैंडस्लाइड इश्यूज होंगे। आप केरला फ्लड का एक एग्जाम्पल देखिए, 2018 में और 19 में भी फिर आई, एक बड़ा एग्जाम्पल था। और कई जगह से आप लोगों को आपने समझा होगा कि कई सारी ऐसी आपदाएं हैं जो पहले नहीं आ रही थी। टिड्डी दल का अटैक। तो क्या हो रहा है कि जब क्लाइमेट चेंज की वजह से तापमान बढ़ रहा है, तो आपने देखा होगा कि दूध या कोई सब्जी या कोई खाना जल्दी खराब होता है गर्मियों के मौसम में, क्योंकि वहां पर जो ऑर्गेनिक रिएक्शन है वो तेजी से होती है।
और ठंड के टाइम पे ये सब खराब कम होते हैं। तो यानी कम तापमान जो होता है उसमें बैक्टीरियल एक्टिविटीज धीमी होती है और गर्म तापमान में ज्यादा होती है। तो जितना तापमान बढ़ेगा, ऐसे इलाकों में भी आपको मच्छर देखने को मिल रहे हैं जहां पहले नहीं थे। नेपाल के ऐसे इलाके उदाहरण है, भारत में भी ऐसा हो रहा है। तो ये चिंता का विषय है। बिल्कुल सही आपने सवाल उठाया यहाँ पे। ये बिल्कुल आपदाओं से जुड़ा है, पर्यावरण के साथ जो क्षेत्र का होता है। तो आज का मुझे लगता है विषय जो है हमारा लगभग समाप्ति की ओर है। जी। सामान्य जनता से या सामान्य जन जो एक आपदा प्रबंधन के हमारे पिछले कुछ मिनटों में हमने जो भी बात की उसमें कुछ हद तक समझा होगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। तो सामान्य जनता से या सामान्य जन से आप क्या एक आग्रह करना चाहेंगे या क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आपसे चाहता हूँ कि अपनी कुछ पंक्तियों में, कुछ शब्दों में हम हमारे दर्शकों से बताएं। जी बिल्कुल। ये एक बात मैं कहना चाहूंगा, आज आपदा प्रबंधन पे आपने चर्चा की, उसके लिए ये आपदा प्रबंधन की जो भी कम्युनिटी से जुड़े हुए लोग हैं वो आपका धन्यवाद करते हैं। और उसका वजह ये है कि देखिए हमारा बहुत ब्रॉड एस्पेक्ट है, कई सारी आपदाओं के विषय में हमने सुना ही नहीं है। जैसे एनिमल इंक्लूसिव डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, अभी तक हमने और आपने जो चर्चा की है वो किस विषय पे की है? मानव प्रभावित होंगे या नहीं, लेकिन क्या आपदाएं जानवरों को प्रभावित नहीं करती? बिल्कुल। ये एस्पेक्ट हम कभी नहीं उठाते हैं। तो ये मैं अंत में जोड़ना चाहूंगा, कई सारे हमारे रेलवे लाइंस गुजर रही हैं जिनके अंदर हाथी जो हमारा हेरिटेज एनिमल है वो कट जाते हैं। आप देखेंगे कई सारे जानवरों की वहां पर हर साल डेथ होती है। ये एक एस्पेक्ट हो गया। चाइल्ड सेंट्रिक डिजास्टर रिस्क रिडक्शन हमारा CCDR है, जिसको हम लोग कहते हैं कि बच्चों के ऊपर क्या आपदा का असर होता है। जेंडर स्पेसिफिक आपदाएं भी क्या होती हैं जो आपकी हमारी प्रॉब्लम है, हमको इन पर भी बात करनी है। मैं चाहता हूं कि इसकी परिचर्चा हम जारी रखें आगे। और अभी के लिए जो जनता से, क्योंकि समय बहुत कम है और हमें इस विषय को समाप्त करना है, तो एक हमें एटीट्यूड डेवलप करना पड़ेगा कि जैसे हम कहते हैं हमेशा कि दीवार पे लिखा हुआ था कि लिखना मना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। या आप प्रदूषण रोकने के लिए मोटरसाइकिल रैली निकालने लगते हैं, ऐसा ना करें। यानी हमको वो करना है कि जिसका एक्शन हो जो कि समाज पर अच्छा फर्क डाले। और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन और राज्य स्तरीय आपदा प्रबंधन या जिले स्तर आपदा प्रबंधन की शुरुआत हमेशा एक व्यक्ति से होती है। जब तक वह एक व्यक्ति नहीं साथ में आ जाएगा तब तक हमारे देश का आपदा प्रबंधन जो है उस स्तर का नहीं पहुंचेगा जिसमें हम लोग ऐसी बात कर सकें कि लोगों की जानें हम बचा सकते हैं। हम क्यों इंतजार करते हैं किसी का कि कोई आके हमें बचाएगा? हम अपने स्कूलों में स्कूल सेफ्टी का विषय डाल सकते हैं, हम उनमें ट्रेनिंग दे सकते हैं। बहुत तरीके से हम समुदायों को तैयार कर सकते हैं कि आप सोचिए आप किसी मुसीबत में फंसे, आपके घर में कोई प्रॉब्लम हुई और आपका पड़ोसी आपकी मदद के लिए आ गया, कितना अच्छा रहेगा। या आप किसी की मदद करने के लिए चले गए, या सड़क पर आपके सामने एक्सीडेंट अगर हो गया तो आप अपने आप को किस भूमिका में देखना चाहेंगे? कि आप एक मोबाइल से उसको शूट करके सोशल मीडिया पर डालने वाले हैं, या आप उसको जान बचाने के लिए कोई तरीका ऐसा जानते हैं जिसके उसको फर्स्ट एड दे सके हम, और समय रहते उसको अगर हम मेडिकल सहायता दे पाए तो ये उसके लिए जीवन बचाने वाली बात हो जाएगी। तो किस भूमिका में हम और आप एक दूसरे को देखना चाहते हैं, इस पर हमको एक समाज के तौर पे चिंतित होकर बात करनी पड़ेगी और इस पर कदम उठाने पड़ेंगे। इसी के साथ इसी में सक्रियता जी बिल्कुल इस पर दिखानी पड़ेगी। तो आज हमने बात की डॉक्टर अवधेश जी से और हमने जाना कि आपदा तो प्राचीन काल से चली आ रही है और इनको समाप्त करना लगभग नामुमकिन है, लेकिन इनको सही तरह से मैनेज करके, सही तरह से इन पे काबू पाके हम बहुत हद तक जान माल का जो है इसमें नुकसान कम कर सकते हैं, इसको मैनेज कर सकते हैं। यही मैनेजमेंट है और इसको कम कर सकते हैं। इसीलिए ही इसको डिजास्टर मैनेजमेंट कहा गया। इसको ये नहीं कहा गया कि आपने आपदा को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। ये समाप्त नहीं हो सकती, लेकिन बहुत हद तक इसके रिस्क को कम किया जा सकता है, क्योंकि कहा भी गया है, पुरानी कहावत है, जान है तो जहान है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।